हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 8th क्लास के जो हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, हमें संसद क्यों चाहिए, हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि संसद होती क्या है और संसद की आवश्यकता एक देश को क्यों होती है। ठीक है, संसद किस तरह से काम करती है और इसका हमने एक छोटा मोटा परिचय देखा था कि संसद होती क्या है और किस तरह से लोग पार्लियामेंट में हमारे प्रतिनिधि जाते हैं और बैठते हैं और फैसला लेते हैं। हमने इस पर डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमें संसद चाहिए क्यों, और संसद चाहिए क्यों उसमें हम ये बात करेंगे कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, अगर हम इसको टॉपिक से बाहर निकल के देखें तो एक ही उत्तर, एक ही वाक्य में, एक ही सेंटेंस में जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारा शासन है, हमारा जो लोकतंत्र है, वो लोगों द्वारा चलना चाहिए। इसलिए लोगों को फैसला लेना चाहिए, लोगों के द्वारा जो है वो शासन चलना चाहिए। और क्योंकि लोगों के द्वारा शासन चलना चाहिए, इसलिए लोगों को ही फैसला लेना चाहिए। इसलिए लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं। वोट डाल के हमारा जो प्रतिनिधि है वो संसद में जाकर देश के फैसले लेते हैं। अब इसको हम टॉपिक के अंदर की बात करें तो भारत, जिसने एक बहुत ही बड़ा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हमने लड़ा है पिछले कई सालों में। पिछले जो ब्रिटिश के हमारा जो शासन था, औपनिवेशिक काल का जो शासन था, उसमें हमने एक बहुत ही बड़ा आंदोलन लड़ा है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान दी है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है, अपने करियर दांव पे लगाया है, अपना जीवन बलिदान कर दिया स्वतंत्रता के लिए। तो ये आंदोलन बहुत ही लंबा चला। ठीक है, अभी जो आंदोलन चला उसमें हमारे जो स्वतंत्रता के सेनानी थे और हमारे जो भारत के लोग थे, भारत की जो भावी पीढ़ियाँ थी, उन्होंने कई सारी चीज़ें इस आंदोलन से सीखी। और सीखते सीखते न कि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए, स्वतंत्रता के साथ में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखी, ऐसी चीज़ें भी जानी, जो उन्हें लगा कि अगर भारतीय स्वतंत्र भारत में अगर वो नहीं होंगी तो स्वतंत्र भारत का होना क्या है, व्यर्थ है। मतलब कि ऐसे कहते हैं ना, जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं वो चीज़ें हमें पता होती है उनकी वैल्यू क्या होती है। तो भारतीय जो अंग्रेजों के शासनकाल का जो भारत था, उस भारत में ना तो स्वतंत्रता थी, न निर्णय लेने के फैसले के अधिकार थे, फैसले लेने के अधिकार कुछ भी नहीं था। तो स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ते 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 लोगों को स्वतंत्रता के साथ साथ में कई और चीज़ों के मूल्यों का भी पता चला। जैसे कि वो क्या थे, तो पुराने अनुभवों तथा घटनाओं से हमने स्वतंत्रता क्या सीखी, क्या किसका टेस्ट हमने समझा या किसका मूल्य समझा। पहले तो हमने स्वतंत्रता का मूल्य समझा। दूसरा समानता। देखिए, हम स्वतंत्र नहीं थे, हम अंग्रेजों के अधीन थे। तो अंग्रेजों के किसी के अधीन रहकर काम करना, किसी की गुलामी में काम करना, ये हमें बताता है कि स्वतंत्रता का कितना महत्व था, स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण होती है एक देश के लिए। इसके बाद में समानता। ब्रिटिशर्स के द्वारा हमें समानता नहीं दी जाती थी, हमारे लोगों को समान रूप से नहीं रखा जाता था, भेदभाव किया जाता था। तो उससे हमने क्या सीखा, समानता का भाव, समानता के भाव का महत्व सीखा। इसके बाद में आखिरी जो सबसे मुख्य होता है, निर्णय प्रक्रिया में सभी की भागीदारी, जैसे सीखा और अपनाया। निर्णय प्रक्रिया में सभी की भागीदारी का मतलब, जो हमारे देश के जो निर्णय लिए जाते थे पहले जो अंग्रेजी शासनकाल में, वो ब्रिटिशर्स द्वारा लिए जाते थे। और किस तरह से लिए जाते थे ये भारतीय लोगों को नहीं पता होता था। वहाँ ब्रिटेन में कुछ फरमान निकलते थे, अलग अलग तरह के अफसर आकर यहाँ पर भारत में बैठते थे और वो नए नए तरह के कानून निकालते रहते थे उनकी अपनी इच्छा अनुसार। और वो यहाँ पर भारतीय लोगों के हितों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। तो ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें थी जो स्वतंत्र भारत में अपनानी आवश्यक लगी लोगों को, क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रगल देखा, उन्होंने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन में इन ये सभी जो चीज़ें थी वो क्या थी, मिसिंग्स थी। और किसी भी स्वतंत्र देश के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए ज़रूरी होती है स्वतंत्रता, जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे थे। इसके साथ में हमने समानता का महत्व सीखा, निर्णय प्रक्रिया में सभी की भागीदारी जैसे चीज़ें, जैसी जो अधिकार थे वो भारतीय लोगों के पास उस समय नहीं थे। तो इन सब चीज़ों की वैल्यू क्या है, हमने उस टाइम सीखी। इसके बाद क्या हुआ, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए तथा उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न करने का अधिकार मिलना चाहिए। अब इसकी कहानी समझते हैं। देखिए, उस समय क्या होता था कि हमारे भारत के जो कानून होते थे, जो अंग्रेजी शासनकाल में जो कानून बनते थे, वो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं बनते थे या हमसे पूछ के नहीं बनाए जाते थे। ब्रिटेन में फरमान निकलते थे, ब्रिटेन में अफसरों की जो पोस्टिंग होती थी, इंडिया में ये अफसर जाएगा, इस साल ये अफसर जाएगा, और वायसराय, लॉर्ड वायसराय, कर्नल वगैरह जो आते थे, वो आकर यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार कानून बनाते थे। और वह कानूनों को इम्प्लीमेंट किया जाता था बिना पूछे। आपको मानना है, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपको वो कानून दो मानने होंगे, उन कानूनों को लगाया जाता था, भले वो हित में है या हित में नहीं है। और अधिकतर कानून हित में नहीं होते थे, वो उनके फ़ायदे के लिए ही होते थे। तो ऐसा हुआ, धीरे धीरे हमारे लोगों ने सहन किया। 1885, आज की जो कांग्रेस है, आज जो आप कांग्रेस देखते हो, वो उसकी जड़ें बहुत काफ़ी पुरानी हैं। तो 1885, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो आज की कांग्रेस है वही कांग्रेस, उसने क्या मांग की, तो स्वतंत्रता के लिए काम करते थे ये सब लोग। तो उन्होंने मांग की कि जो फैसले लेने के लिए जो पार्लियामेंट बनाई जाती है, जो लोगों की जो मीटिंग होती है, लोगों का जो ग्रुप है, विधायिका उसको बोलते हैं ना,
तो लेजिस्लेटिव जो चीज़ है जिसमें लोग जो जहाँ पर ब्रिटिश लोग ही बैठकर फैसले लेते थे, कानून बनाते थे, तो वहाँ पर क्या मांग की गई कि हमारे द्वारा निर्वाचित सदस्य का मतलब चुने हुए सदस्य इंडिया के लोग भी वहाँ पर बैठने चाहिए। साथ ही साथ जहाँ वो बजट की चर्चा होती है, देखिए हमारा देश था, हमें अधिकार था हमें पूछने का, हमारे देश का पैसा कहाँ जा रहा है, हमारे देश के फैसले कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, ये हित में है कि नहीं, ये पूछने का हमारा अधिकार था। परंतु ये अधिकार हमसे छीन लिया गया था। बट धीरे धीरे जैसे स्वतंत्रता की आंख आगे बढ़ी तो 1885 में लोग थोड़े जागरूक हुए और फिर वहाँ पर क्या मांग उठी कि हमारे द्वारा चुने गए लोगों को भी वहाँ पर बैठाया जाएगा और हमारे द्वारा चुने गए लोग आपसे प्रश्न भी पूछेंगे, अगर वो सही है तो उसे अपनाएंगे, अगर नहीं है तो हम आपसे प्रश्न पूछने का अधिकार रखते हैं। ऐसा उन्होंने मांग उठाई। देखिए वो अंग्रेज़ थे, इतने तो भोले भी नहीं थे, तो उन्होंने तुरंत तो मांग नहीं लेंगे, सीधी सी बात है। आप उठ के कहोगे कि हमें भी अधिकार चाहिए तो अधिकार कोई ऐसे नहीं मिलने वाला है। बट स्टिल मांग उठाई गई और मांग उठाना ही सबसे बड़ा कदम था। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यही मांग की कि जो सदस्य बैठते हैं, जो कानून बनाते हैं, जो विधायिका के सदस्य बैठते हैं, उनमें भारतीय सदस्यों को भी अधिकार मिले कि वो वहाँ पर जाकर बैठें और जो बजट पर चर्चा होती है उन पर ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजी ऑफिसर्स जो होते हैं, अंग्रेजी शासन चलाने वाले लोग, उनसे प्रश्न किए जाएँ। किनके द्वारा? भारतीयों के द्वारा। अब यह ऐसा होता ही है कि 1885 में मांग की जाती है, लेकिन 1885 में पूरी तो होनी चाहिए, ये तो सबको पता था। लेकिन एक होता है ना, आप कंटिन्यूस प्रेशर डालते हो, आप लगातार आप किसी पे दबाव बनाते हो, तो एक टाइम पे बाद में क्या है, उनको भी मांगे माननी पड़ जाती हैं। तो 1909 में क्या हुआ कि 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। देखिए अब हुआ क्या कि 1885 से 1909 लगभग आप समझ लीजिए तो 25 साल। तो 25 साल की अवधि में क्या हुआ कि लगातार भारतीय आंदोलनों द्वारा, भारतीय जो स्वतंत्रता के आंदोलनकारी थे उनके द्वारा और हमारे बड़े बड़े जो महापुरुष थे, बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ थी उनके द्वारा भारतीय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन पर प्रेशर बनाया गया कि हमें अधिकार चाहिए, हमें हमें सदस्यता चाहिए, इस तरह से प्रेशर बनाया गया। तो आखिरकार और लास्ट में 1909 में उन्होंने क्या किया कि नहीं, अब ये लोग तो मानने वाले नहीं हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने क्या किया, 1909 में एक एक्ट पास किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या किया गया कि कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। कुछ हद तक का मतलब समझिएगा, यहाँ कुछ हद का मतलब क्या है। कुछ हद का मतलब ये है कि यहाँ पर सभी चीज़ों में यहाँ पर मंजूरी नहीं दी गई, बस इतनी मंजूरी दी गई कि हाँ कुछ लोग होते हैं, 4 या 5 सदस्य आकर बैठेंगे विधायिका में और जो भी निर्णय प्रक्रिया होगी, जो भी कानून वगैरह बनेंगे उसमें वो भागीदारी ले सकते हैं। अब यहाँ पर 2 माइनस पॉइंट थे। 2 माइनस पॉइंट क्या थे? पहला तो सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था। मतलब कि क्या, निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को तो मंजूरी दी गई, लेकिन जो आम लोग थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था। मतलब कि वो जो निर्वाचित सदस्य जाएंगे वो किसी बड़े समूह द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे या बड़े बड़े लोगों द्वारा या कोई स्पेशल कमेटी द्वारा निर्वाचित करके भेज दिए जाएंगे। मतलब लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती थी, लोगों को कोई मतलब नहीं था उससे, लोग चाहते या नहीं चाहते, लेकिन वो कुछ समूह द्वारा ही वो निर्वाचित किए कर भेजे जा सकते थे। लोगों द्वारा वो वोटिंग के ज़रिए जो भेजे जाते हैं लोग, वैसा व्यवस्था अभी भी नहीं बनी थी। मतलब कि बात तो सीधी थी, कहीं पर कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का इम्पैक्ट तो रहता है, यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन तो रहना ही था। तो पूरी नहीं मिली थी, उन्होंने सिर्फ एक लड्डू पकड़ा दिया था कि लो आप अगर मांग कर रहे हो इतने साल से तो ठीक है, हम इतना तो कर ही सकते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने क्या किया कि एक सेंस ऑफ बिलीफ दिला दिया कि हाँ अब आप भी भागीदार बन चुके हो, लेकिन नहीं, देश हमारा था तो पूरी भागीदारी, पूरा जो शासन है वो हमें चाहिए था। तो यहाँ पर हुआ ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या किया गया कि भाई निर्वाचित सदस्यों की व्यवस्था को मंजूर कर दिया, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। वो जो निर्वाचित सदस्य होते थे वो कुछ समूह द्वारा, कोई बड़े बड़े समूह इनके द्वारा भेज दिए जाते थे। स्टूडेंट्स का कोई बड़ा ग्रुप है या बिजनेस का कोई बड़ा ग्रुप है, इनके द्वारा निर्वाचित करके भेज दिए जाते थे। सभी लोगों को, आम लोगों को वोटिंग का कोई अधिकार नहीं था और उनको उससे कोई मतलब भी नहीं रखा गया था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे देश ने स्वतंत्रता के आंदोलन के टाइम पे देखी। तो हुआ क्या, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात लोगों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी को लेकर कोई संदेह नहीं था। जब इतनी सारी चीज़ें हमने स्वतंत्रता के आंदोलन में देख ली थी, तो इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं था कि जब हम स्वतंत्र होंगे तो ये सारी चीज़ें हम हमारे स्वतंत्र भारत में इम्प्लीमेंट करने वाले। इम्प्लीमेंट का मतलब हम ये चीज़ें हमारे देश में लागू करेंगे कि हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी हमारे ब्रिटिश काल में, तो हम स्वतंत्र होंगे तब हम सभी लोगों को स्वतंत्रता देंगे, आज़ादी देंगे, समानता देंगे, सभी लोगों को एक जैसा ट्रीट करेंगे और निर्णय प्रक्रिया में सबकी भागीदारी भी देंगे।
अब निर्णय प्रक्रिया में सबकी भागीदारी कैसे दी गई? स्वतंत्र भारत को अब पहली बात तो ये जान लेते हैं कि निर्णय प्रक्रिया में सभी की भागीदारी का मतलब यही है कि हम जो लोग जो होते हैं, हर साल जो चुनाव होते हैं अलग अलग राज्यों के, पीएम का जो चुनाव होता है, यही सब निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी है। इसमें हम वोट डालते हैं, हमारे प्रतिनिधि भेजते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं अलग अलग पार्टी के, और वो शासन चलाते हैं। तो ये हमारे द्वारा ही चलाया गया शासन होता है। क्लियर? स्वतंत्र भारत को भारतीय संघर्ष और देश की आकांक्षाओं पर खरा उतरना था। अब भारत स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन जो उन्होंने स्वतंत्रता की आंख झेली, हमारे जो लोगों ने बलिदान दिया अपना, लोगों की जो मेहनत थी, और उस टाइम पे जो लोगों ने सपने देखे थे कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हमारा देश कुछ ऐसा ऐसा बनेगा, इन आदर्शों पर चलेगा और इसका भविष्य ऐसा कुछ होगा। तो ये जो सपने आंदोलनकारियों द्वारा देखे गए थे, उन आंदोलनकारियों के सपनों को, उन महापुरुषों के सपनों पर आने वाले भारत को क्या करना था? खरा उतरना था। तो इसी खरे उतरने के क्रम में पहले ये चीज़ एक और ऐड करनी थी हमें कि निर्णय प्रक्रिया में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, सभी लोगों को क्या होना चाहिए? वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। अतः संविधान द्वारा सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया। देखिए, उस समय नहीं था, लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी, लोगों को काफ़ी गुलामी झेलनी पड़ी, सेटबैक्स झेलने पड़े। तो लास्ट में क्या हुआ? स्वतंत्रता आई, संविधान बना और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार क्या दिया गया? भारतीय संविधान में दिया गया। इसका मतलब क्या होता है कि सभी जो वयस्क नागरिक हैं, अब वयस्क नागरिक का मतलब मैं आपको क्लियर करूँ कि वयस्क नागरिक 18 साल से ऊपर जितने भी जो लोग हैं, 18 वर्ष के ऊपर का, चाहे वो पुरुष हो या महिला, 18 वर्ष की उम्र के जितने ऊपर के अधिक के जितने भी लोग हैं, उन सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया। ठीक है, यही हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत आता है। तो संविधान में जब हमको स्वतंत्रता मिली, जब स्वतंत्रता नहीं थी तो हमें ये सब झेलना पड़ा था। तो जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिली तो ये अधिकार दिया गया। तो इसीलिए अब आपको ये प्रश्न का उत्तर पूछा जाए कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? लोगों को फैसला इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमारा देश क्या है? एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी लोगों को फैसला लेने का अधिकार है, सभी लोगों को अपना निर्णय लेने का अधिकार है। और वो निर्णय कैसे लेते हैं? प्रतिनिधि चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं संसद में और फैसला लेते हैं, विभिन्न विभिन्न मतों पर अपना मत देते हैं, और फिर बिल पास होता है और देश में कानून लागू होता है। तो यही है, लोगों को फैसला लेना चाहिए, इसका रीज़न यही है, इसकी प्रक्रिया भी यही है, और इसकी जो पीछे की हिस्ट्री है, पीछे का इतिहास है, वो इस तरह से है कि स्वतंत्रता में जो चीज़ें देखी थी वो स्वतंत्र भारत में वैसी चीज़ें नहीं देखनी पड़े। भारत क्या हो, जैसा स्वप्न दृष्टाओं ने हमारा जो भारत देखा था, भारत वैसा होना चाहिए। तो आई होप आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे संविधान में। तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।